तो नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव खन्ना स्वागत करता हूं आपका ब्रजेश यदुवंशी मैथ क्लासेस पर। दोस्तों, रोज की तरह आज की वीडियो भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आज हम शब्द भेद को कंप्लीट कर लेंगे चौथे पार्ट के साथ। इससे पहले हमने 3 वीडियो बनाए हैं, अगर वो नहीं देखे हैं आपने तो दोस्तों आपसे गुजारिश है आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहां पर आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा और आप वहां पर सारे वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का जो अंतिम पार्ट है हमारा शब्द भेद का, पार्ट 4 की। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले वाले वीडियो में हमने आपको बताया था कि हिंदी में शब्दों के वर्गीकरण का जो आधार है वो कितने आधार हो सकते हैं। तो हमने बताया था हिंदी में शब्दों के वर्गीकरण के 4 आधार होते हैं। सबसे पहले था दोस्तों उत्पत्ति के आधार पर। सबसे पहले क्या था? उत्पत्ति के आधार पर, या फिर इसको जो है हम अलग अलग नामों से जानते थे, उत्पत्ति के आधार पर या इतिहास के आधार पर, और इसी को हम कहते थे स्रोत के आधार पर। दूसरा जो हमारा प्रकार था, जो दूसरा आधार था, वो था हमारा व्युत्पत्ति के आधार पर। व्युत्पत्ति, इसको हम रचना भी कहते थे और इसको हम बनावट भी कहते थे। व्युत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर या बनावट के आधार पर। और तीसरा था हमारा रूप या प्रयोग के आधार पर। और चौथा जो कि आज हम पढ़ेंगे दोस्तों, वो पढ़ेंगे अर्थ के आधार पर। तो ये 4 आधार हिंदी में मान्य हैं, जिनके आधारों पर शब्दों का वर्गीकरण किया जाता है। सबसे पहले हमने उत्पत्ति के आधार पर पढ़ा था, जिसमें हमने आपको बताया था कि उत्पत्ति के आधार पर शब्दों को 5 प्रकार से बांटा गया है। उसमें हमने बताया था तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर शब्द। ये 5 जो प्रकार होते थे ये उत्पत्ति के आधार पर आते थे। उसके बाद हमने व्युत्पत्ति और रचना के आधार पर हमने बताया था जो शब्दों को बांटा गया है मित्रों, वो बांटा गया है 3 प्रकार से, मतलब ऋण शब्द, यौगिक शब्द और योग ऋण शब्द। उसके बाद जो कल का वीडियो था उसमें हमने रूप और प्रयोग के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण किया था, जो कि हमारे 2 प्रकार से बैठते थे, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। आज का जो प्रकार है दोस्तों अर्थ के आधार पर, इसमें पढ़ेंगे हम शब्दों के प्रकार। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं अर्थ के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपने वो पुरानी वीडियो देख ली होंगी, अगर नहीं देखी है तो आप उन्हें देख लें, फिर जो है आप शब्द भेद को अंतिम रूप से समाप्त कर लें। चौथा प्रकार जो है दोस्तों आज है ये अर्थ के आधार पर। तो आपसे परीक्षा में यही पूछ लिया जाता है कि अर्थ के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण कितने प्रकार से किया गया है। तो दोस्तों आपका वहां पर जवाब होगा 4 प्रकार से, है ना। 4 प्रकार के शब्द हमें देखने को मिलेंगे अर्थ के आधार पर। कौन कौन से वो होंगे दोस्तों, तो एक नज़र डाल लेते हैं। सबसे पहले एकार्थी शब्द, दूसरे नंबर पर देखेंगे हम अनेकार्थी शब्द, तीसरे नंबर पर हम देखेंगे समानार्थी शब्द, इसको हम दोस्तों पर्यायवाची भी बोल देते हैं, पर्यायवाची शब्द। और चौथे नंबर पर हम देखेंगे विपरीतार्थी शब्द, और इसी को हम दोस्तों विलोम भी बोल देते हैं। ठीक है, तो अर्थ के आधार पर शब्दों को 4 प्रकार से बांटा गया है, एकार्थी, अनेकार्थी, समानार्थी और विपरीतार्थी। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों अब तक आपको जितना समझाया है वो सारा समझ में आ चुका है। ये मैं क्यों लिखवा रहा हूं दोस्तों, क्योंकि यहाँ से ही आपके ऑब्जेक्टिव प्रश्न बन जाते हैं। सीधा सीधा यही पूछ लिया जाता है अर्थ के आधार पर कितने प्रकार के शब्द होते हैं, तो आपका जवाब होगा वहाँ पर 4, या फिर दोस्तों इनमें से 3 ऑप्शन आपको दे देगा और एक अलग से दे देगा, और आपसे पूछ लिया जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रकार अर्थ के आधार पर नहीं आता है, तो वही आपका सही उत्तर होगा। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए ये छोटी छोटी बातें आपको नोट करते रहना चाहिए ताकि आगे आपको कोई भी परेशानी ना आए। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। जो इसका पहला प्रकार है एकार्थी शब्द, जैसा कि इसका आप शाब्दिक अर्थ निकाल सकते हैं। एकार्थी का मतलब ये होता है वह शब्द जिसका केवल एक ही अर्थ निकले। इसकी परिभाषा भी आप नोट करते चलें। वह शब्द जिसका केवल एक ही अर्थ हो उसे हम क्या कहेंगे, एक अर्थी शब्द कहेंगे। इसमें आप एग्जाम्पल के तौर पर, उदाहरण के तौर पर आप किसी का नाम भी लिख सकते हैं, जैसे कि आप गंगा, तो गंगा केवल इसका एक ही अर्थ होता है, गंगा नदी। या आप किसी शहर का नाम जैसे कि आप लखनऊ यहाँ पर लिख दें, तो लखनऊ को और दूसरा क्या अर्थ हो सकता है, कोई अर्थ नहीं हो सकता। लखनऊ का मतलब सिर्फ लखनऊ होता है। ऐसे ही आप ले सकते हैं मेज,
मेज का क्या अर्थ है? जैसे ही आपने मेज सुना, मेज की तस्वीर आपके दिमाग में, आपकी आंखों के सामने बन जाती है। इसका मतलब ये है, ये जितने भी शब्द मैंने यहाँ पर लिखे हैं इनका केवल और केवल एक ही अर्थ है, इसके अन्यथा इसका कोई भी अर्थ आपको देखने को नहीं मिलता है। तो इसलिए दोस्तों जिन शब्दों का केवल एक ही अर्थ होता है उन्हें हम एकार्थी शब्द कहते हैं। तो ये था हमारा पहला प्रकार। अब बढ़ते हैं दोस्तों आगे, और आगे देखते हैं जो इसका दूसरा प्रकार है, अनेकार्थी शब्द। अनेकार्थी, जैसा कि आप उसके शब्द में ही आपको देखने को मिल रहा होगा, अनेकार्थी शब्द। इसमें आप लिख लेंगे दोस्तों कि वह शब्द जिनके एक से ज़्यादा अर्थ होते हैं, वह शब्द जिनके एक से ज़्यादा अर्थ होते हैं उन्हें हम कहते हैं अनेकार्थी शब्द। इसका शाब्दिक अर्थ भी यही आता है। इसको आप जैसे ही संधि विच्छेद करेंगे इसका, तो अनेक प्लस अर्थ ही आएगा निकल करके, है ना। संधि मैंने आपको सिखाई हुई है, अगर आपने नहीं पढ़ी है तो आप, जैसा कि मैंने बताया, डिस्क्रिप्शन में आप जाएंगे, वहाँ पर आपको लिंक मिलेगा और वहाँ पर सारे वीडियो आपको अवेलेबल हो जाएंगे दोस्तों, ठीक है। तो अनेकार्थी शब्द, अनेकार्थी का मतलब मैंने आपको समझा ही दिया। अब इसके एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे कि दोस्तों मैं एग्जाम्पल में देखता हूँ, मैंने कह दिया आपसे हार। केवल अगर हार मैंने कहा तो हार के एक से ज़्यादा अर्थ निकल सकते हैं, है ना। कैसे निकल सकते हैं? जैसे कि एक हार का मतलब होता है गले की माला, गले की माला, एक अर्थ तो ये हो गया। और दूसरा आप कहते हैं कि वह हार गया, क्रिकेट मैच चल रहा है, एक टीम हार गई, एक टीम जीत गई, तो वहाँ पर हार का मतलब होता है दोस्तों पराजय, है ना। दूसरा अर्थ क्या निकल के आ गया इसका? पराजय। तो इसलिए दोस्तों ये जो शब्द है ये कैसा शब्द है? ये है हमारा अनेकार्थी शब्द, क्योंकि इसके एक से ज़्यादा अर्थ निकल करके आ रहे हैं। फिर दूसरी बात अगर हम यहीं पे देख लें तो जैसे कि आपने देखा होगा कनक एक शब्द होता है, कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय, ये आप बचपन से सुनते आ रहे होंगे। तो कनक के भी दोस्तों दो अर्थ हो सकते हैं, जैसे कि एक होता है सोना और एक होता है धतूरा। धतूरा मतलब नशा करने का एक पदार्थ होता है, ठीक है दोस्तों। तो कनक आपने देखा, हार आपने देखा, फिर आप इसी रूप में और ज़्यादा देख सकते हैं, जैसे कि कर, है ना। पहले ज़माने में राजा महाराजा अपनी जनता से कर लिया करते थे। याद होगा आपको, इतिहास आपने पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा वहाँ पर टैक्स शब्द का यूज नहीं होता है ना, वहाँ पर कर हम कहते थे। तो कर का मतलब क्या होता है? टैक्स ही होता है ना। तो इसको आप टैक्स कह सकते हैं। एक अर्थ तो इसका यही हो जाता है। और एक होता है दोस्तों हाथ। आपको सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा होगा, लेकिन ये आपके लिए और ज़्यादा काम का है कि जब भी आपसे पूछा जाए कर का अर्थ क्या होता है तो आप निकाल के आएंगे वहाँ पर क्या होता है? हाथ होता है। फिर दूसरा एक शब्द और मैं अगर यहाँ पर लिख दूँ तो इसका मतलब होता है धन। अर्थ है ना ये, तो अर्थ का मतलब क्या हो गया? धन, है ना। कहते हैं हम आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं या आर्थिक रूप से मजबूत हैं। तो आर्थिक शब्द का जैसे ही आप वर्गीकरण करेंगे, जब इसकी संधि करेंगे ना आर्थिक शब्द की, तो आपको निकल के आएगा इसमें से अर्थ प्लस इक। अर्थ में अगर आप प्रत्यय इक लगा दोगे तो ये आर्थिक हो जाएगा, है ना। तो अर्थ से ही आर्थिक बना है, तो इसका मतलब होता है धन, धन। और एक होता है इसका मतलब दोस्तों प्रयोजन, प्रयोजन, ठीक है। जैसे कि मैंने आपसे कहा, आपने कोई मेरे सामने डिफ़िकल्ट शब्द रख दिया, मुझे उसका मतलब नहीं आता, और मैं आपसे हिंदी लैंग्वेज में अगर बात कर रहा हूँ तो मैं आपसे कहूँगा कि भाई साहब मुझे आप इस चीज़ का अर्थ बता दीजिए, अर्थ बता दीजिए, है ना। तो अर्थ का एक मतलब तो वो हो गया, जो मतलब अर्थ का मतलब ही मतलब होता है ना। ऐसे कह सकते हैं कि अर्थ का एक दूसरा जो मीनिंग निकल के आएगा वो मतलब निकल के आएगा। मैं आपसे कहूँ इस बात का मुझे मतलब बता दो, तब भी बात वही है, या मैं आपसे कहूँ इस बात का मुझे अर्थ बता दो, तब भी वही बात वही है ना। तो अर्थ का भी दो मतलब हो सकते हैं, धन और प्रयोजन। तो ये जो शब्द हैं दोस्तों ये आते हैं हमारे अनेकार्थी शब्दों में। अब बढ़ते हैं आगे और इसका पढ़ते हैं तीसरा प्रकार। तीसरा प्रकार क्या था? तीसरा प्रकार था समानार्थी शब्द। समानार्थी मतलब इसको हम क्या कहते थे अभी? पर्यायवाची, है ना। इसको हम पर्यायवाची भी कह देते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर एक शब्द लिखा दोस्तों आकाश, है ना। तो आकाश को हम और क्या क्या कह सकते हैं? आकाश को क्या क्या कह सकते हैं, है ना। तो हम कह सकते हैं नभ, हम कह सकते हैं गगन, और हम कह सकते हैं आसमान। इन सारे शब्दों का दोस्तों एक ही अर्थ है, यानी इनका सबका समान अर्थ है। सारे शब्दों का, नभ का, गगन का, आसमान का, आकाश का, सबका एक ही अर्थ है ना। तो इसलिए ये क्या होगा? समानार्थी। समान अर्थ वाले शब्दों को क्या कहेंगे हम? इसमें आप परिभाषा में भी लिख लेना समानार्थी की। क्या लिखेंगे? जिन शब्दों का अर्थ समान होता है वैसे शब्दों को हम समानार्थी या पर्यायवाची शब्द कहते हैं। तो आकाश का जितने मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल दिए हैं आपको, ये सारे के सारे समानार्थी हैं। फिर दूसरे एग्जाम्पल हम ले सकते हैं दोस्तों बादल।
अब यहाँ पर आप कंफ्यूज मत हो जाना, क्योंकि दोस्तों बादल और आकाश अलग अलग चीज़ें हैं। बादल वो होते हैं दोस्तों जो बरसते हैं, और आकाश वो होता है जो बादलों के ऊपर, जहाँ समताप मंडल होता है ना, जो आपने देखा होगा हवाई जहाज एरिया में उड़ते हैं, है ना। तो हमारे बादलों से ऊपर वाला जो एरिया है, अंतरिक्ष वाला एरिया, उसको हम आकाश बोलते हैं। और बादल किसे बोलते हैं? बादल बोलते हैं जो बरसते हैं। तो इसको हम क्या कह सकते हैं दोस्तों? बादल को मेघ, गाने सुने होंगे आपने, मेघ शब्द उसमें कई बार आता है। मेघ, बारिद और जलद, जल देने वाला, ठीक है दोस्तों, बारी देने वाला। तो ये क्या हो गए? बादल। इनका सभी शब्दों का एक ही अर्थ निकल के आता है, या हम कह सकते हैं सभी शब्दों का समान अर्थ है, इसलिए समानार्थी हो गए। आप यहाँ पर सूर्य ले सकते हैं, तो सूर्य एक शब्द है, इसके ही समानार्थी जो शब्द होंगे, मतलब इसके जो पर्यायवाची होंगे, वो रवि हो जाएगा दोस्तों, भानु हो जाएगा, है ना, और भास्कर हो जाएगा। इस प्रकार के जो शब्द होते हैं वो क्या होते हैं? वो समानार्थी शब्द होते हैं, मतलब पर्यायवाची शब्द होते हैं। एक ही अर्थ, समान अर्थ रखने वाले शब्दों को समानार्थी शब्द कहते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों यहाँ तक का आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब दोस्तों रही बात हिंदी की या फिर किसी और सब्जेक्ट की, है ना, चौथा टाइप अभी पढ़ते हैं। 1 मिनट में आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। मेरे कहने का मतलब ये है दोस्तों कि आप सब जानते हैं कि चुनावी वर्ष चल रहा है, अगले वर्ष उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं, ठीक है। तो आपने देखा होगा कि कोई भी सरकार जब जब जाती है ना, तो वो कुछ ना कुछ ऐसा करके जाती है ताकि आगे भी उसको वोट पाने की प्रबल संभावना बनी रहे, जिसमें से कि वैकेंसी देना एक मुख्य कारण होता है, ठीक है दोस्तों। तो इसलिए आप बिल्कुल भी ये सोच के ना चलें कि परीक्षा पता ना कब होगी, या होगी भी या ना होगी। जितनी भी भ्रांतियां आपके मन में हैं, या आपके आसपास का माहौल ऐसा है कि आपको ना पढ़ने पर मजबूर नहीं करता, या मतलब आपको पढ़ाई से दूर ले जाता है, तो दोस्तों यही वो परीक्षा का क्षण है आपके लिए। क्योंकि आपको सारी बातों को दरकिनार करके, देखो लॉकडाउन भी धीरे धीरे अब खुल ही रहा है, तो आपको ये समझना होगा कि पता नहीं कब एग्ज़ाम हो जाए, है ना। जैसा कि आपने देखा यूपी SSC में पैट की जो फॉर्म है वो भरे जा रहे हैं, और यूपी SI की जो वैकेंसी है वो भी चल ही रही है। तो इसलिए दोनों परीक्षाओं में से आप किसी की भी तैयारी कर रहे हैं, खासतौर पर यूपी में अगर आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो वहाँ पर हिंदी की जो भूमिका है दोस्तों आपके सिलेबस में अहम हो जाती है। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि आप इधर उधर की बातों में ना पढ़ें। तो प्लीज़ दोस्तों आप अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें, क्योंकि दोस्तों जब एग्ज़ाम डेट आ जाएगी तो मुँह से पता है क्या निकलेगा? अरे यार। तो अरे यार से काम नहीं चलेगा फिर, है ना। तो इसलिए सबसे अच्छा यही है कि हम अभी से मजबूत होकर चलें, और उस समय जब परीक्षा होगी तब हम अपने आप में एक सहज महसूस कर सकें। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप हमारी बातों पर थोड़ा गौर देंगे। बात करते हैं अब चौथा प्रकार, जो कि था हमारा विपरीतार्थी शब्द, और इसको हम क्या कहते थे दोस्तों? विलोम, है ना। तो इसमें आप एग्जाम्पल के तौर से समझ सकते हैं भाई, वे शब्द जिनके अर्थ भिन्न हो, अलग अलग अर्थ हों, भिन्न अर्थ हों, उन्हें हम क्या कहेंगे? विपरीतार्थी हैं। जिनके विपरीत अर्थ हों, है ना, उन्हें क्या कहेंगे? विपरीतार्थी शब्द। एग्जाम्पल के तौर पर हम ले सकते हैं, जैसे कि मैंने आपसे कहा जय, तो इसका विपरीतार्थी शब्द क्या हो जाएगा? पराजय। तो ये दोनों शब्द कैसे हो गए? आपस में विपरीतार्थी हो गए, यानी कि विलोम हो गए, है ना। मैंने आपसे कह दिया ऊंचा, और आपने तुरंत कहा नीचा, तो ये दोनों शब्द आपस में क्या हो गए? विपरीतार्थी हो गए, मतलब विलोम हो गए, है ना। मैंने कह दिया दिन, और आपने कह दिया रात, तो ये भी आपस में क्या हो गए दोस्तों? ये भी एक दूसरे के विपरीतार्थी हो गए, और ये भी एक दूसरे के विलोम शब्द हो गए। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा जो शब्द भेद का चैप्टर था वो समाप्त होता है। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपने अच्छे से पढ़ा है, अच्छे से नोट्स बनाए हैं। अगर दोस्तों चैनल बड़ा या छोटा नहीं होता, पढ़ाई छोटी या बड़ी नहीं होती है, डिपेंड ये करता है कि हम जिस व्यक्ति से पढ़ रहे हैं, क्या उसका पढ़ाया हुआ हमारी समझ में आ रहा है, क्या हम उसके पढ़ाने के बाद हम अपने प्रश्न बना पा रहे हैं। तो दोस्तों इसका सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि सबसे पहले तो आपको क्लास लेनी चाहिए पूरी। अगर वो आपको अच्छे से समझ में आई है, फिर आप जो है प्रश्न उत्तर लगा करके देखें। अगर उसमें से आप 90+ या 80% भी ठीक कर पा रहे हैं, तो इसका मतलब आप सही राह पर हैं। तो मेरी गुजारिश यही है दोस्तों कि अगर मैं इस लायक हूँ, आपको लगता है, तो प्लीज़ मेरे मित्रों आप जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और जो आपकी भावनाएं हैं दोस्तों वो कमेंट के माध्यम से व्यक्त करें। मैं पूर्ण रूप से जो है आपके कमेंट को पढ़ता हूं और उन पर विचार भी करता हूं, और अगली क्लास में दोस्तों मैं आपके सुधारों के साथ ही आने की कोशिश करता हूं। तो ये हमारा छोटा सा कदम है दोस्तों। उम्मीद करते हैं कि आप हमसे जुड़ेंगे, हमें अपना सदस्य बनाएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार।